मैडम अगर आप परमिशन दें तो मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देके इस पूरे मुद्दे के विषय में हमारे जो न्यू एसोसिएशन आरएनए विभाग का जो हमने बनाया है आफ्टर 14 इयर्स, उसके प्रेसिडेंट हैं श्री सुरेंद्र हरिचंदानी साहब। तो ये ब्रीफिंग देंगे, बट उसके पहले पहले हम आप सबको स्वागत करते हैं। हम मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बहुत तकलीफ़ से मुस्कुरा रहे हैं, और हम एक सफ़रर होम बायर्स हैं जो लास्ट 14 ईयर से हमारे मकान को देने की जो भी कमिटमेंट हुई थी नहीं मिली। और हम आप सब प्रेस मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और हमारे उस परिस्थितियों को आप शायद आज समझेंगे, और समझने के बाद आप अपने हिसाब से ये पब्लिश करेंगे लोगों को कि किस तरह से सफरिंग सोसाइटी में हो सकती है। विद दिस आई विल रिक्वेस्ट नाउ our president of RNA Vivas Association, Sri Harichandani Sahab, to give a brief about the case, and then one after another, madam, all questions of yours we would like to address. Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच ओपी सिंह साहब। मैं इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज अ प्रेसिडेंट, बट मैं एक होम बायर की तरफ भी बात करना चाहूँगा, एंड एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ माई वाइफ हु एक्चुअली हैड जिसका ड्रीम था एक घर लेने का अपने सपनों से। 2010 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। जब ये डिक्लेयर हुआ था बहुत धूमधाम से उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, बड़े पैमाने से उसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, इसकी बुकिंग करी थी काफ़ी लोगों ने, उनमें से मैं भी और मेरी वाइफ भी उनमें से एक थी, संगीता हरिचंदानी। हमने एक एक पैसा जोड़ के EMI लेके उसका हमने पेमेंट करना चालू किया, और हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते हम देखने जाते थे। हम लोग मुलुंड रहते हैं, ऑल द वे 40 किलोमीटर्स देखने जाते थे उसका एक स्टेज वाइज क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है। और RNA का नाम सुना था हमने काफ़ी, तो प्रोग्रेस चल रही थी अच्छी। लेकिन 85-90% पेमेंट देने के बाद करीब 5 साल 4 साल हमने पेमेंट किया, हर 3 महीने में क्वार्टरली पैसे बचा बचा के। जब 85-90% जो एग्रीमेंट अमाउंट था, एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैम्प ड्यूटी भर दी हम लोगों ने, और हमको लगा था अभी बस 5-10% बाकी बैलेंस पेमेंट भरना है, और 5-10% ही काम बाकी था जो दिख रहा था। शुरू के जो विंग्स थे ABCDEFG, और ऑल ऑफ सडन काम रुक गया और हमको कुछ पता नहीं था। और बात धीरे धीरे पता चलने लगा, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आने लगी। हम लोग RNA की हेड ऑफिस जा रहे थे, कुछ ग्रुप मेंबर बने हम लोग के 10-15-20 मेंबर। कुछ लोग यहाँ पे साथी हैं, मैं देख रहा हूँ अभी मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग RNA के साइट पे जाते थे, फिर RNA के हेड ऑफिस जाते थे, पूरा दिन वहाँ जाके बैठते थे RNA के पास कि भाई क्या हो रहा है, और कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी। फिर ऑल ऑफ सडन हमको पता चला कि RNA जो है अनफॉर्चुनेटली NCLT हो चुका है, और NCLT में उसका केस चल रहा है, और बैंकों से लोन लिए हैं उन्होंने, और बैंक के लोन के रीपेमेंट नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसे गड़बड़ी दिख रही थी, और काफ़ी बैंक्स के लोन थे, क्रिस क्रॉस हुए थे, उनके गारंटर्स थे, उनके फैमिली के, ऐसे काफ़ी बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर था, जो हम जैसे होम बायर्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझना या समझाना। NCLT होने के बाद में वो केस आया, और उसके बाद में हम लोग से ये बोला गया कि आप लोग होम बायर्स लोग अपना अपना क्लेम डालें और अपने अपना क्लेम सबमिट करें। तो देखा जाए तो आज के डेट में हम होम बायर्स का इंडिपेंडेंटली अगर ऐसा होम बायर ग्रुप देखेंगे तो 40% के ऊपर हम लोग का पूरा स्टेक है। बाकी बैंक्स कुल मिला के जो अलग अलग बैंक्स हैं वो 3-4 बैंक्स हैं, और कुछ फाइनेंसर्स हैं, उनके 10%, किसी का 20%, किसी का 10% ऐसे क्लेम्स हैं, और उनके इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई हैं। हमारे एज पर द एग्रीमेंट रेरा रूल बहुत ही लो लेवल पे इंटरेस्ट क्लेम कैलकुलेट हुआ है, एक नॉमिनल अमाउंट पे। तो वो अगर देखा जाए तो इनजस्टिस वो भी है। इंटरेस्ट वाला जो कैलकुलेशन बाकी फाइनेंसर्स बैंक्स के लिए हो रहा है वो अलग हो रहा है, और हम होम बायर्स का एक बहुत ऑर्डर लेवल पे हो रहा है। तो वो NCLT में हो गया, और जो प्रोसीजर है NCLT का वो एक लीगल वे में जिस तरीके से एक RP अपॉइंट हुए मिस्टर नंदा जी, उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया। उस प्रोसेस के हिसाब से 2-3 साल चला, और एक CIRP एक चीज़ होती है जिसमें वो एक CIRP बनती है, और उसका एक डिसीजन होता है, और उसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि अभी दूसरा कोई आके उसको कंप्लीट करे। उसके पहले ये बताऊंगा कि हाई कोर्ट में भी मैटर गया था, और हाई कोर्ट में इसने सबमिट किया, प्रॉमिस किया कि ये कंप्लीट करके देगा, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाया प्रॉमिस, वॉट एवर द रीज़न मे बी। सो कमिंग टू द पॉइंट, वो CIRP में जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो आया, उसके बाद में एक बिडिंग भी हुई, किसी बिल्डर ने बिडिंग करी कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा और बैंक्स के लोन रीपे करेगा वो। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का फुल एक पॉसिबिलिटी आ गई थी।
और आपको एक बताऊं कि यहाँ पे एक सस्पेंस और एक थ्रिलर है, वो ये कि ऑल ऑफ सडन ये मैटर इसने सुप्रीम कोर्ट चले गए हमारे आरएन बिल्डर बैंक्स के अगेंस्ट में। तो हमारा ये जो सीआरपी का जो डिसीजन लेने वाले ही थे आरपी एज पर द लीगल प्रोसीजर एज पर आईबीबीआई गाइडलाइन एंड लॉ, वो स्टे पे चला गया और सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस एडमिट हो गया, पता नहीं कैसे इतना जल्दी एडमिट हो गया, वेरी मिराकुलस, और वहाँ पे वो स्टे भी लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस तो आया, लेकिन वो केस को स्टे भी लाया गया। यानी सीआरपी वगैरह जो भी चल रहा था, हमारा जो प्रोसेस चलते रहना चाहिए था और एक डिसीजन लिया जाना चाहिए था और उस बिल्डर को अवार्ड देना चाहिए था कि हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट करो होम बायर्स का, क्योंकि बैंक्स का तो होम बायर्स के लिए, होम के लिए तो कुछ नहीं था, उसको तो बिल्डर को दिए थे पैसे उसने। और हमने ऐसा होम बायर, हमने ये आरएनए विवाह प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए हैं, हमारा कोई उस चीज़ों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम फंस चुके हैं। ये बैंक्स के लोन और ये सब गारंटर, वो उस बवंडर और उस पूरे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं हम लोग। और वहाँ पे स्टे आ चुका है। आज 2021 में ये गया था और 2021 में सुप्रीम कोर्ट में केस हर बार हियरिंग की डेट मिलती है। अब हमने काउंटिंग करी है, 45 टाइम्स डेट आई है। शुरू के 1 साल में तो 5-6 बार खाली डेट मिली, डेट ही नहीं आ रही थी हम लोग की। उसके बाद में एक बड़ा केस था पिरामल केस, उसके साथ ये केस को टैग किया गया और जो केस का कोई संबंध डायरेक्टली कुछ नहीं था इस केस से, क्योंकि वो केस में होम बायर का कोई भी संबंध नहीं था देखा जाए तो। उसके बाद में वो अनटैग हुआ और 3 साल ऐसे ही निकल गए, 3.5 साल करीब करीब हमने काउंट किया है। 45 टाइम्स इसकी हियरिंग की डेट मिली है, लेकिन एक बार भी हियरिंग नहीं हो पाई है। और उनकी बेंच बैठती है, जज की, चीफ जस्टिस सारे बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहाँ फंस जाता है मैटर, और हमारी हियरिंग नहीं हो पा रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, मैटर का कहीं कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। चीफ तो जस्टिस का नाम सर? मिस्टर चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ नाम। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी नामचीन है, काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजंस भी उन्होंने लिए हैं, लेकिन उनके नज़र में शायद ये अभी तक मैटर गया नहीं है। तो ये आप मीडिया के सामने हम लोग का सब ग्रुप का, हमारे इतने सारे होम बायर्स, कोई थाना से, कोई कहाँ से, वसई से, और ये मिस्टर पराग साहब आए हैं। ही इज अ हैंडीकैप पर्सन, पैरालाइज्ड पर्सन, पैरालाइज्ड he has because of the stress. he has taken a trouble all the way to come from very far away. We have Mr. Surendra Pal Saab, a very one of the very prominent, who is very 75 years old. We have a lot of senior citizens here, including myself and Mr. Sanjay Agarwal ji. So we are in a like, ये आप लोगों के पर हम लोग डिपेंडेंट है आज कि ये मीडिया उस तक हमारी आवाज़ पहुंचाए, चीफ जस्टिस तक, प्राइम मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक, और जो भी जुडिशरी है। ये हम लोग से आप लोगों की विनती है और आप लोगों की हमको मदद चाहिए, और हमको पता है कि मीडिया कितना पावरफुल है। बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे मिस्टर ओपी सिंह साहब को। तो मैडम इनफैक्ट एक केस हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत पेनफुल है कि आपकी केस सुनी नहीं जा रही है 4 साल से, तो फिर कहाँ जाओगे? तो हमें लगा कि मीडिया, हमारे जो बंधु हैं, शायद हमारे इस केस को चंद्रचूड़ साहब के पास पहुंचा पाए। इस विषय में हमारे संजय अग्रवाल जी, जो हमारे लीगल और जो लॉयर सेगमेंट ये हैंडल करते हैं, तो अगले 5 मिनट तक ये आपको जुडिशरी सिस्टम में इनका क्या एक्सपीरियंस हुआ है इस केस को लेके, ये आपको अपडेट करेंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हे भगवान, फिर ये कहाँ जाएं। ओवर टू यू संजय अग्रवाल साहब। सर एक क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट के पहले हाई कोर्ट में कितना साल गया था? 2 साल, 2 साल, 2-3 साल। 2 साल। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आपका अच्छा बहुत सवाल है कि हाई कोर्ट ने अच्छा डिसीजन भी दिया था और उसने अपना कोर्ट रिसीवर अपॉइंट किया था, और एक आरएनए ने कमिट किया था कि इसको ये कंप्लीट करेगा, लेकिन वो पूरा मैटर कंफ्यूज हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया। It went to NCLT. इट वेंट टू NCLT। तो अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है इसका? अभी ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे पे, स्टेटस को और स्टे पे है 3 साल, 3.5 साल से। बिल्डर को कितने दिन में स्टे मिल गया था? बिल्डर को मेरे हिसाब से, जो मेरा अंदाजा है, जो हमने पेपर स्टडी किया एज पर द रिकॉर्ड, ये 2 दिन में। 2 दिन में सर 48 आवर्स में, 48 आवर्स। और हमारे 4 साल में केस को सुना तक नहीं गया। इसके बारे में थोड़ा संजय अग्रवाल जी आपको इंसाइट देंगे इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओवर टू यू संजय अग्रवाल साहब। नमस्कार। हमारे यहाँ बोला जाता है कि प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं। पूरे सिस्टम से पूरी तरह निराश होने के बाद, जैसे ओपी सिंह साहब ने बताया कि आज हम प्रजातंत्र के 4थे स्तंभ मीडिया के पास में आए हैं, हमारे पास में कोई चॉइस नहीं बचा। नहीं। हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट और निराश हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। 480 होम बायर्स हैं हम।
एंड पिछले 15 साल में मोस्ट ऑफ अस हैव टर्न इनटू सीनियर सिटीजन, हम लोग सीनियर सिटीजन्स हो चुके हैं। जो है मोस्टली जिनने घर खरीदे हैं वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से हैं, मिडिल क्लास ग्रुप से हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा उन्होंने अपनी अर्निंग्स को इसके अंदर लगाया है, जैसा कि आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया। एक आपने जैसे देखा होगा कि भी जैसे केस की हिस्ट्री बताई कि जब हाई कोर्ट्स ने एक फेवरेबल डिसीजंस दिए और बिल्डर को टाइमलाइंस दी, तो हमारा ये मानना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ही गंदा रोल प्ले किया। मोस्ट प्रॉब्ली वी सस्पेक्ट दैट द बिल्डर एंड द financial institutions have collaborated together and they have taken the case to NCLT to delay it further for 3 years. NCLT में केस इंसॉल्वेंसी के अंदर एडमिट हुआ, NCLT का अपना एक प्रोसेस चालू हुआ और जब वो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला था, जबकि वो अवार्ड होने वाला था एक दूसरे बिल्डर को कि जो कि हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देता, उसी वक्त ये फ्रॉड बिल्डर, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉड एंड इट हैज़ बीन प्रूवन बाय द RP is the custodian of the project as on date. तो ये बिल्डर जो है NCLT में गया एक डबल क्लेम लगा करके बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। नाम बोलिए सर, बिल्डर का नाम बोलिए। अनुभव अग्रवाल, RNA कॉर्प, मिस्टर अनुभव अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RNA कॉर्प, ही इज ए एब्सोल्यूट फ्रॉड। ही वेंट टू NCLT, 2 साल में नहीं गया जब तक CIRP प्रोसेस चल रहा था। He went to NCLT that कि बैंक ऑफ इंडिया इज मेकिंग ए डबल क्लेम। NCLT ने उसकी प्ली स्वीकार नहीं की। He went to NCLAT, वो NCLAT में गया, वहाँ पे भी उसकी रिक्वेस्ट जो है डिस्कार्ड हो गई। फिर वो ऑल ऑफ ए सडन सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि 48 आवर्स में उसको स्टे मिल गया। सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, क्योंकि एक COC फॉर्म होती है, ओके, उन सबके व्यूज़ लेने चाहिए थे। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं गया, बैंक वाले ने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। CO मोटो उसको जो है 48 आवर्स के अंदर जो है इस CIRP प्रोसेस के ऊपर स्टे मिल गया जून 2021 के अंदर। जून 2021 से लेके वी आर टॉकिंग टुडे इन सितंबर 2024, 3.5 साल के अंदर मोर देन 45 टाइम्स हमारी लिस्टिंग हुई, पर हमारे केस को सुना नहीं गया। हम होम बायर्स ने कहीं से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, हम थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके हम लॉयर अपॉइंट करते हैं वहाँ पे। पहले चीज़ तो हमारे जब इंटरवीनिंग एप्लीकेशन लगाते हैं हम तो बोलते हैं आपका कोई इसमें क्या इंटरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट हमको बोलती है आपका, अरे इंटरेस्ट तो सिर्फ हमारा है, बाकी किसी और का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मकान सिर्फ हमारे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं। फिर भी हमने फोर्सफुली जो है वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लगाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई होम बायर्स की उस केस के अंदर। बैंक ऑफ इंडिया जो है विच हुम वी सस्पेक्ट इज कोलैबोरेटिंग विद द बिल्डर, चुपचाप बैठा रहा, उसने कभी कुछ नहीं किया, उसके लॉयर्स ने कभी इसको फोर्स नहीं किया, इस केस को कभी ढंग से प्रेजेंट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस कोर्स को फोर्स करने के लिए मेंशनिंग किया, एक प्रोसेस होता है, तो ये हमारा जो केस है वो जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच के ऊपर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 3.5 साल के अंदर ये बेंच कितनी बार चेंज हो गई, बार बार बेंच चेंज हो जाती है, केस को वापस से रिप्रेजेंट करना पड़ता है नई बेंच के सामने। एब्सोल्युटली रबिश सिस्टम इन द सुप्रीम कोर्ट, लेट मी टेल यू। सुप्रीम कोर्ट पूरे समय जो है या तो अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स की बेल एप्लीकेशन सुनने में लगा हुआ है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा सहानुभूति प्रस्तुत करता है जो कि एनक्रोचमेंट किए हुए उनके केसेस को प्रायोरिटी पे सुनता है। पर ये बेचारे गरीब होम बायर्स जिन्होंने अपने ज़िंदगी भर की कमाई इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट को उनको सुनने के लिए समय नहीं है। आज मैं एनक्रोचमेंट करके मकान बना लूँ तो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट 1 मिनट में सब स्टे दे करके मेरे को वहाँ रहने देगा। मैंने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी। एंड मैं नाम लेके बोलता हूँ आज कि जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जब हमारे लॉयर ने केस को परस्यू करने की कोशिश की होम बायर्स के बिहाफ पे, तो उनको बोलता है कि हाँ आप स्यू कर दो सुप्रीम कोर्ट को। आई एम रेडी टू स्यू द सुप्रीम कोर्ट टुडे इफ इट इज देयर इज सम लीगल प्रोसेस टू डू द सेम। हमारे केस को सुनने को तैयार नहीं है। हमारे केस का नंबर 101 था, इन्होंने वो जो है 2 मेंबर की बेंच को 3 मेंबर की बेंच में लास्ट टाइम कन्वर्ट कर दिया जब हम ज़्यादा एग्रेसिव हुए।
हमारा सीरियल नंबर 101 से चेंज होकर के 114 हो गया। अब इस हिसाब से तो ये केस कभी सुनवाई के लिए आने वाला नहीं है। आज प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात जो है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी तक पहुंचाइए। हमने बहुत कोशिश की, हमने चिट्ठी लिखी, हमने वीडियोस बना करके उनके पास भेजने की कोशिश की, पर हमारे पास में कोई माध्यम नहीं है कि हम डायरेक्टली उनके पास में कुछ अपनी बात को पहुंचा पाएँ। पर आप लोग ज़रूर पहुंचा सकते हैं। जब सिस्टम फेल हो जाता है, जब जुडिशरी फेल हो जाती है, तब जो है प्रजातंत्र का ये चौथा जो स्तंभ है जिसको हम मीडिया बोलते हैं, मीडिया ही जस्टिस दिलाता है और आप हमारी आखिरी होप हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि होम बेड्स के इस केस को जो है प्रायोरिटी पे सुना जाए, इस स्टे को वेकेट किया जाए। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो केस बैंक ऑफ इंडिया और जो है RNA कॉर्प ए अनुभव अग्रवाल का चल रहा है, ये सिमिलर केस में 23 जुलाई 2024 को जस्टिस ओखा की बेंच में डिसीजन हो चुका है सिमिलर केस में। इस केस के अंदर कुछ नहीं, यदि कोर्ट चाहे तो एक सिंगल हियरिंग में इसके ऊपर डिसीजन दे सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट को आम आदमी की कुछ पड़ी हुई है। हमको वहाँ पे कोर्ट में बोला जाता है जब हम जाते हैं वहाँ पे कि यू नीड ए फेस टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डज द फेस मीन्स। फेस मीन्स हम जो है किसी अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लॉयर को लेके आए, हम किसी उतने बड़े लॉयर को लेके आए, अरे हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? वो लाखों करोड़ों रुपए एक एक हियरिंग का चार्ज करते हैं, एक एक अपीयरेंस का चार्ज करते हैं। हम फेस कहाँ से लेकर के आएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई करने के लिए? तो हमारे पास में कोई चॉइस नहीं बची। आज हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के पास में आए हैं। प्लीज़ आप हमारी बात चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ तक जी पहुँचाइए कि हमारे केस की जो है प्रायोरिटी पे हमने कई बार एप्लीकेशन दी, अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन दी। हमको मतलब मजाक तो ये हो गई कि हमको बोला जाता है कि आप अनुभव अग्रवाल को लेके आ जाइए, हम सुनवाई करके ख़त्म कर देंगे। अरे वो क्यों आएगा? वो तो डिले कर रहा है केस। क्या जस्टिस ऋषिकेश राय को ये चीज़ समझ में नहीं आती है? लास्ट मीटिंग में जस्ट 2 वीक्स बैक हमने मेंशन नहीं करने की कोशिश की, हमारे वकील को झाड़ दिया गया। हमारे वकील को बोला गया कि आप उसको लेके आ जाइए। अरे हम कहाँ से लेके आए? अरे आप सम्मन दो, उसको बुलाओ, उसको खड़ा करो कोर्ट के अंदर, आपके पास इतनी पावर है, पर नहीं करते। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं तो ये बोलना चाहूँगा, आज ये बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की एपैथी, कंप्लीट उदासीनता, अनदेखी और इन लापरवाही के कारण आज ये 400 होम बेड जो है मरने की कगार पर है। मेरे को थोड़े दिन पहले एक लेडी का फ़ोन आया, बहुत ओल्ड लेडी थी, आज से कुछ महीने पहले। बोले सर आपका कुछ वहाँ पर है, आप कुछ लॉयर को जानते हैं, प्लीज़ हमारी पूरी ज़िंदगी किराए के मकान में रहते हुए निकल गई, प्लीज़ कुछ करवाइए, क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे बिना अपना घर लिए? तो प्लीज़ इन 400 होम बेड्स को अपना मकान दिलवाने के लिए प्लीज़ डू समथिंग। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। आपको दर्द हो रहा होगा सुन के, फील कर रहे होंगे, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं और समझते हैं 14 साल से आपके पैसे कोई लेके बिल्डर अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, इंजॉय कर रहा है, लेकिन हमारी केस को सुनवाई तक नहीं है। आपने संजय अग्रवाल साहब को सुना कि 4 साल से केस की हियरिंग तारीख पे तारीख पे तारीख, हिंदी मूवी में डायलॉग है, लेकिन वो आदमी मर जाता है। आपको बता दूं, हमारे इस रूम में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने को खो दिया, जो सपना था कि उस घर में हम आपके साथ रहेंगे, और ऐसे भी लोगों की बातें आप सुनेंगे। बट बहुत दुख हो रहा है ये आपको बोलते हुए कि हमारे एक होम बायर हैं सुरेंद्र पाल सिंह साहब, टीबी जगत के बहुत ही माने जाने एक इंसान हैं जो रेस्पेक्टफुल है। अगर मैं उनसे बोलूं कि सर 75 ईयर्स ऑफ एज, इस एज में 14 साल पहले ये कितने के होंगे? बिफोर 60। हमने तो बिफोर 50 लिया था, हमारी भी रिटायरमेंट की जा जाएगी। साहब तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और इनकी सुनिए क्या पेन है और किस परिस्थिति में आज रहते हैं। ऐसे एक सम्मानीय व्यक्ति जो हम सब करोड़ों को और वो प्लेजर दिया था थ्रू हिज रोल, और क्या रोल में बैठे हैं आज। ओवर टू यू सर। क्षमा करें, ये वक्त मेरी जो मेरे वक्तव्य थे मेरे सही नहीं। आदरणीय पत्रकार बंधु,
और प्रधानमंत्री मोदी जी के 480 होम बायर्स। आप बोलेंगे कि मैंने ये बड़ी गलत सी बात बोल दी है, मोदी जी के कैसे होम बायर्स हो गए। तो मैं उस रेफरेंस में आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने हर स्पीच में अपने कहा है कि मेरा 140 करोड़ का परिवार है। यस, तो ये 480 जो बायर्स हैं ये भी उसी परिवार में ही आते हैं, इसलिए मैंने कहा मोदी जी के परिवार वाले होम बायर्स। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये होम बायर की जो लड़ाई है, ये निर्बल की लड़ाई है बहुत बड़े बलवान से, जिसने कि बैंकों से बहुत बड़ा लोन लेकर और वो यहाँ से बम्बई से भागने की तैयारी में था। समहाउ उसे पकड़ा गया और उसके परिवार को के साथ पूरा भाग रहा था वो। समहाउ करीब 900 करोड़ रुपए का उसके ऊपर बैंक का गबन है। मुझे एग्जैक्ट वो नहीं मालूम है, बट लगभग मैं बोल रहा हूँ आपको। वो भाग रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा और उसको विदेश जाने से रोका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई घोटाला करता है तो वो सबसे पहले विदेश भागने के लिए सोचता है। मैंने एक सपना देखा था सर कि बॉम्बे में, हम टेलीविज़न वाले हैं, फिल्म वाले तो हैं नहीं, हमें कम पैसे मिलते हैं और कम पैसे में हमने थोड़े थोड़े से, कहते हैं बूंद बूंद से भरे सरोवर वाली कहावत थी, हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, करीब 60-70 लाख रुपए इकट्ठा किया था और पूरी ज़िंदगी की कमाई थी और ये उम्मीद की थी कि एक जो अपने यहाँ सुंदर सा घर है वो हम लोगों को मिलेगा। सुंदर सा घर मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये जितने भी होम बायर्स हैं, 480 जो होम बायर्स हैं, ये इन्होंने मीरा रोड में घर लिया है। मीरा रोड उन दिनों सबसे सस्ती जगह कहलाती थी होम बायर्स के लिए। तो यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें कोई बिजनेस क्लास का आदमी नहीं है, सब सर्विस क्लास के लोग हैं। किसी की दुकान है, किसी का जनरल स्टोर है, सब लोग लो पे वाले थे और उन लोगों ने घर लिया था। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा लॉयर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके, जो जैसा कि कह रहे थे अभी संजय भाई कि फेस ला चाहिए हमें, वो फेस लाकर हम खड़ा नहीं कर सकते थे। हम लोगों के पास इतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि सारा पैसा हम लोग लगा चुके हैं। मैं बहुत बहुत तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे कि मेरे पास आज भी एक कमरे के किराए के मकान में रह रहा था जिसने एक सपना देखा था कि मेरा एक घर होगा, एक बंगला बने न्यारा इस बम्बई शहर में। लेकिन वो पूरी तरह से 15 साल हो गए, 75 हो गया हूँ, 85 तक जिंदा रहूँगा, 10 साल बाद जयराम जी की कर जाऊँगा और अब मुझे घर लेने की चाहत भी नहीं है। जो सपना था वो बच्चों के साथ देखा था, बच्चे भी छोड़ गए हैं क्योंकि वो भी एक कमरे में अपने आप को घुटन महसूस करने लगे किराए के मकान में। किराया आप सभी लोग जानते हैं कि इतना हैवी किराया हो, यहाँ जितने भी होम बायर्स हैं वो सब इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। आई एम नॉट द ओनली वन हु इज सफरिंग। मेरे ख्याल से 480 लोग जो हैं वो सब इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। सब लोगों ने, किसी ने अपनी पेंशन के पैसे दिए हुए हैं, किसी ने अपनी छोटे थोड़ी इनकम करके उन्होंने बुकिंग की थी, किसी ने धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दी थी और इसमें से 80% ऐसे, 90%, 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक लोन लेकर घर खरीदा है। और जिन्होंने बैंक लोन लेकर घर खरीदा है उन लोगों की सबसे बड़ी आफत यह है कि उनको हर महीना बैंक को पैसा चुकाना पड़ता है और उनके पास घर नहीं है। आज वो लोग रो रहे हैं बेचारे। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज आप लोग जानते हैं कि कितनी भयंकर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं और यहाँ से इतनी दूर दूर से लोग, मुलुंड से आ रहा है कोई, पालघर से आ रहा है तो कोई विरार से आ रहा है, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम मीरा रोड में नहीं जाते लेने के लिए, हम बैंड्रा में जाके लेते, हम मालाबार हिल में जाके घर लेते अगर हमारे पास पैसा होता। हमारे पास पैसा नहीं था, हमने बैंकों से लोन लिए हैं, छोटी छोटे अपने अपने कर्जे लिए हुए हैं हमने। ये सारे के सारे जितने होम बायर्स यहां बैठे हुए हैं ये सारे के सारे कर्जदार हैं आज की तारीख में। मैं कहता हूं, मोदी जी कहते हैं कि हम 3 करोड़ लोगों को घर देंगे,
फ्री में घर देंगे। अरे साहब, हम लोग ने तो पैसे दिए हैं, हमें तो घर ही नहीं मिल रहा है। 480 लोगों को घर नहीं मिल रहा है। हम लोग सफरर हैं, हम लोग रो रहे हैं, और हम लोग न्यायपालिका के सामने और ज्यादा हैं, और न्यायपालिका हमको न्याय दे ही नहीं रही है। हम तो कहते हैं ये न्यायपालिका में से न्याय शब्द हटा देना चाहिए, सिर्फ पालिका रखना चाहिए। और हम लोगों की जो हालत है सर, इस वक्त इतनी खराब दयनीय वाली हालत है, जिसके लिए आज आप विश्वास कीजिएगा, मैं शूटिंग कर रहा था साकीनाका पे एसजे स्टूडियो में। वहां से मैंने कहा मेरे लिए शूटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे भाई लोग आ रहे हैं, मुझे उन लोगों से मिलना जरूरी है। और मैं वहां से भाग कर आया हूं यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूं। ना मैंने खाना खाया है, ना पानी पिया हुआ अभी।